आप चाहे जॉब करें चाहे बिजनेस करो, एक स्किल ऐसी है जो आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बिना आप लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये जो कहा गया है संदीप माहेश्वरी जी के द्वारा गोल्डन वर्ड्स है। चलिए इसी के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। हम प्रीव्यू कर लेते हैं। हमारा टोटल मॉड्यूल है 8, जिसमें 7 को वीडियोस बनने वाले हैं। तो टोटल 202 क्वेश्चन है। और ये मॉड्यूल चल रहा है, सभी एक चैप्टर वाइज चल रहा है। जिसमें पहला मॉड्यूल यानी पहला क्लास था इंग्लिश लिटरेसी का, जिसमें 43 क्वेश्चन थे। और आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। टेस्ट होने वाला है, सभी का टेस्ट होगा। जैसे ही सब कंप्लीट हो जाए फिर टेस्ट होगा, और उसमें आपको मार्क्स भी अच्छे लाने होंगे। तो सभी देख लीजिए। मॉड्यूल 1 इंग्लिश लिटरेसी का, दूसरा है आईटी का यानी कंप्यूटर का। 1 से 47 वो भी कंप्लीट हो चुका है, और आपने नहीं देखा है तो दोनों कंप्लीट कर लीजिए। सभी मॉड्यूल से क्वेश्चन आने वाले हैं, 25 क्वेश्चन आएंगे। आपको पास करना होगा, नहीं तो सारा मेरा मेहनत बेकार जाएगा। तो जरूर देखिएगा दोनों मॉड्यूल को। तीसरा जो मॉड्यूल है कम्युनिकेशन स्किल्स का, जो कि आज स्टार्ट होने वाला है। तो आपको ये स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, जिसमें से 39 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आप इसको देखिए, क्लियर कीजिए, और कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। हम जो एक डाउट सेशन बनाने वाला है, जिससे जिस क्वेश्चन में भी, जिस मॉड्यूल में जो क्वेश्चन में डाउट होगा सभी को डिस्कस करेंगे। तो इसी आज के क्लास चालू करते हैं। तो याद रखिएगा, आपको ये सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। पिछला क्वेश्चन नहीं देखा है तो आज की क्लास खत्म होने के बाद उसको जरूर देख लीजिए, इंग्लिश का और आईटी का। और आपने प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट, एमसीक्यू नहीं देखा है तो वो भी चैनल पर अपलोडेड है, चैनल पे आकर देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपने अनिल सर आईटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वो जो लाल बटन दब जाना चाहिए, और बेल का आइकन भी प्रेस हो जाना चाहिए। ऑल न्यू स्टूडेंट हियर, आई एम अनिल कुमार पांडे एंड यू आर वाचिंग अनिल सर आईटी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, काइजेन मीन्स। कम्युनिकेशन स्किल का पहला जो क्वेश्चन है वो है काइजेन का मतलब बताना है। जो वर्ड है आप पहली बार सुन रहे होंगे। काइजेन एक तरह का जापानीज वर्ड है। क्या है? जापानीज वर्ड। काई और जेन से मिलकर बना हुआ है काइजेन। के ए आई अलग है, जेड ई एन अलग करते हैं। तो काई मतलब चेंज होता है, और जेन मतलब गुड। अगर काइजेन को एक साथ बोला जाए तो काइजेन मतलब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता है। लगातार कुछ ना कुछ बदलाव करते रहना, एक जगह स्थिर नहीं रहना, कुछ ना कुछ तो बदलाव करते रहना, चलते रहना, दौड़ते रहना, कुछ तो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करते रहना। तो जब सही आंसर क्या है वो आप हमको कमेंट करके बताइए। एक कॉपी पेन ले लीजिए और कमेंट करते रहिए। जो भी आपको समझ में आए, जो भी आंसर आपको समझ आता है उसको कमेंट कीजिए और समझने की कोशिश करिए। तो इसका जो आंसर, सही आंसर है वो है डी, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। काइजेन का मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, लगातार कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करते रहना, रुकना नहीं है। लेकिन कछुए की तरह एकदम चलते रहना है, खरगोश की तरह नहीं रुक जाना है। धीरे धीरे ही चलो, लेकिन चलते रहो, रुको मत। इम्प्रूव थोड़ा थोड़ा तो करते रहो। 100% नहीं कर सकते, 1% तो करो। अगले दिन एक करो तो एक एक दो हो जाएगा, 100 दिन में तो 100% हो जाएगा। इस तरह से करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन ग्रुप डिस्कशन। तो देखिए, कहीं भी ग्रुप डिस्कशन होता है, दो या दो से अधिक लोग होते हैं, तो वहां पर देखिए, और कहीं बात करना, देखिए ये बात करना है तो मान लीजिए आपको बीच में कोई आदमी, दो लोग बात कर रहे हैं, आपको बीच में बोलना है तो ऐसे ही नहीं टपक पड़ेंगे। उसके लिए आपको एक बात बोलनी होगी, और इंग्लिश में बोलेंगे तो बात है, एक्सक्यूज मी, आई वुड डैश। अगर आपको किसी भी ग्रुप डिस्कशन में बोलना है तो बोलने से पहले एक वर्ड बोल, एक सेंटेंस बोलना होगा। एक्सक्यूज मी, आई वुड डैश। यहाँ पे क्या बोलेंगे? इंटरप्टिंग, एग्रीइंग, या समराइजिंग, या एम्फेसिंग ए पॉइंट। तो यहाँ पर हम लोग जो बोलेंगे, एक्सक्यूज मी, आई वुड इंटरप्टिंग, मतलब मैं बाधा देने के लिए मुझे माफ कीजिएगा। आई वुड इंटरप्टिंग, बाधा डालने के लिए मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन बोलना पड़ेगा। जो भी आगे बोलना है आगे सेंटेंस ऐड कीजिएगा, लेकिन पहले जो आप बोलिएगा, एक्सक्यूज मी, आई वुड इंटरप्टिंग। इंटरप्टिंग मतलब बाधा डालना होता है। तो यह सही आंसर है, ए है। एक्सक्यूज मी, आई वुड इंटरप्टिंग, और उसके बाद आगे अपना बोलते जाना है। तो ये जो है, ये किसी भी ग्रुप डिस्कशन के चल रहा है, वहां पे बीच में बोलने के पहले आपको बोलना होगा। या मान लीजिए कोई दो या तीन लोग बात कर रहे हैं, तो बीच में टपकने पहले बोल देना है, तो एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपकी बातों में बाधा डाल रहा हूं, लेकिन ये है बात, ऐसा है, ये है, ऐसे करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तीसरा है, कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड इज कॉल्ड।
कम्युनिकेशन, किसी भी सूचना का आदान प्रदान करने के लिए हमने विदाउट यूज ऑफ वर्ड, कोई भी बिना वर्ड का यूज किए किसी भी शब्द का यूज नहीं करना है, और इंफॉर्मेशन क्या करना है, शेयर करना है। कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए या तो आप बोलकर दे सकते हैं या बिना बोले हुए। बोलकर जो बोलेंगे तो वो तो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा। अगर आप किसी से बोलकर लिखकर बोलते करते हैं तो वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा, लिखकर रिटन कम्युनिकेशन कहलाएगा। लेकिन आप बिना लिखे बिना बोले उसको अपने अपना जो इंफॉर्मेशन है, आपके पास कोई भी जानकारी है उसको शेयर करना है, तो उसके लिए आपको यूज करना होगा फेशियल एक्सप्रेशन यूज करके बताएंगे उसको, हाथ का यूज करेंगे या गेस्चर यूज करके। जैसे कि आप बाथरूम जाना होता है तो आप सर से कहते हैं, कानी उंगली निकाल के बोलते हैं मैं गो टू सर, या आंख से दिखा कर, मान लीजिए पिताजी को से कहते हैं पिताजी मुझे बाइक चाहिए, वो आंख दिखाते हैं आपको। अगर आप किसी को गुस्सा दिलाता है तो वो कुछ बोलता नहीं है लेकिन चेहरे से वो गुस्सा एक्सप्रेस करता है, तो उस तरह के कम्युनिकेशंस को बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और जो रिटन लिख के किसी को चिट्ठी भेजना है या किसी को कुछ बताना है लेकिन लिख के बताना है तो रिटन कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4, डेडिकेशन टू ए पार्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। डेडिकेशन मतलब निष्ठा होता है। किसी भी कार्य के लिए, किसी पार्टिकुलर कार्य के लिए निष्ठा को क्या कहते हैं? देखिए, अब्राहम लिंकन ने लिखा हुआ है, कमिटमेंट इज व्हाट ट्रांसफॉर्म्स ए प्रॉमिस इनटू रियलिटी। मतलब कि कमिटमेंट वही है जो वादे को हकीकत में बदल देती है। ये अब्राहम लिंकन ने कहा था कि कोई भी अगर आप कमिटमेंट करते हैं तो और किसी से वादा करते हैं तो वो हकीकत में बदला जा सकता है। किसके द्वारा? तो कमिटमेंट के द्वारा। तो आपके अंदर निष्ठा और किसी काम के प्रति है तो उसके लिए आपने कमिटमेंट किया हुआ है। अगर आप किसी के लिए कमिटमेंट कर दे कि नहीं मुझे एग्जाम पास करना ही है, तो अब उसके अंदर अब आपको निष्ठा लाना होगा आपके अंदर कि हमको एकदम इस परीक्षा को कैसे भी पास कर लेना है, कैसे पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म करके हमको अपना निष्ठा मतलब डेडिकेशन रहना किसी भी पार्टिकुलर वर्क के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है कमिटमेंट। याद रखिएगा, कमिटमेंट इज व्हाट ट्रांसफॉर्म ए प्रॉमिस इनटू रियलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, डेडिकेशन टू ए पार्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। देखिए वही है, बस ऑप्शन चेंजेस है। तो इसका जो सही आंसर है नीचे कमेंट कर दीजिएगा। कमिटमेंट होगा, इसका सही आंसर कमिटमेंट ही है। क्वेश्चन सेम है, बस ऑप्शन इधर उधर है, तो ऑप्शन में देख के मारिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंशन ऑफ एसएमएस। आप एसएमएस भेजते हैं किसी को, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी होली, ये सब मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप पे नहीं, आप एसएमएस आपके सिम के थ्रू, मैसेज के थ्रू, तो उसको एसएमएस भेजते हैं। तो उस एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है? कभी सोचे हैं? एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एसएमएस का फुल फॉर्म बताइए। एसएमएस जो भेजते हैं व्हाट्सएप पे या मैसेज भेजते हैं अपने कि हैप्पी न्यू ईयर, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, या आप किसी को भेजते हैं ऐसा मैसेज, तो उसको एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है? एसएमएस का जो फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेज सर्विस। ये जो है शॉर्ट मैसेज सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, फॉर अ स्मार्ट गोल एस स्टैंड फॉर। और स्मार्ट है, अगर आपका गोल का नाम स्मार्ट है, जैसे कि स्मार्ट मान ली कहीं भी स्मार्ट है, तो उसका फुल फॉर्म जो होगा वो है एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रियलिस्टिक, और ये है टी से टाइमली। तो स्पेसिफिक हो जाएगा एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अचीवेबल, और आर से रियलिस्टिक, टी से टाइमली। तो इसमें एस से क्या है? सोशल, साइंटिफिक, स्पेसिफिक या स्ट्रेंथ। तो याद कीजिए, देखिए एस से आज पूछा गया है या आपके एग्जाम में एम से पूछा जा सकता है। तो एम से क्या लिखिएगा? मेजरेबल। ए से क्या लिखिएगा? अचीवेबल। अगर आर से पूछ दिया गया तो रियलिस्टिक, और टी से टाइमली। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन से बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में शायद आपसे ए से पूछ दे, हम टेस्ट भी होगा इसका, तो तैयारी कीजिए अच्छे से। इसका सही आंसर है सी है स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबर 8, गेक्चर। गेक्चर होता क्या है? कभी देखिए गेक्चर क्या होता है? आपके मोबाइल में भी आजकल नया नया फंक्शन आ गया गेक्चर का। और ऐसे बताते हैं, जैसे कि अगर आप आपका कोई दोस्त है कहता है कि बताओ मैं कैसा ड्रेस पहना हूं बताइए, तो क्या कहेंगे? हाथ उठा के इस तरह से कहते हैं ना, बहुत बढ़िया। तो उस तरह इसको जो बोलते हैं गेक्चर बोलते हैं। इस तरह से बहुत सारी गेक्चर्स होती है, उसी में से एक गेक्चर है बीटिंग नेल। अगर आप नेल काटने लगते हैं तो आप क्यों काटते हैं?
कभी कभी आप बैठ के कभी तो फुर्सत में काटते हैं, लेकिन अक्सर कभी कभार नील काटना बीट काटने लगते हैं। तो उससे क्या पता चलता है, उसे क्या पता चलता है कि क्या क्यों काट रहे हैं? तो उसका मतलब है आप इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, आप आपके अंदर इनसिक्योर आप फील कर रहे हैं, ठीक है। अगर बीटिंग नेल, अगर नेल काट रहे हैं दांत से, तो वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं। याद रखिएगा इस तरह से, ये नहीं कि बैठ के आराम से काटे जा रहे हैं, वो तो आदत होता है कुछ लोगों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, गेक्चर ब्रिक्स ब्रिक्स कैन इरेक्ट वॉकिंग सो, गेक्चर ब्रिक्स एंड इरेक्ट सो। अगर आप इस तरह से तेज और सीधा दौड़ते हैं, वॉक करते हैं, ब्रिक्स एंड इरेक्ट मतलब तेज और सीधा वॉक करना, मतलब तेज और सीधा वॉक कर रहे हैं, तो आप इसका मतलब आप कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंट आपके अंदर है। ये बोर्डरम नहीं है, उदासी नहीं है, डिफेंसिवनेस नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं है, आप कॉन्फिडेंस है। ब्रिक्स एंड इरेक्ट मतलब होता है तेज और सीधा वॉक करना। तो अगर आप एकदम आराम से एकदम वॉक कर रहे हैं और लेकिन आराम से सीधा दौड़ रहे हैं, तेजी से दौड़ रहे हैं, मतलब आप कॉन्फिडेंस है, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है कॉन्फिडेंस। ये देख रहे हैं इस पिक्चर को, पिक्चर से देख के समझ सकते हैं, ये जो ब्रिक्स और इरेक्ट अभी तो स्टैंड है, लेकिन ये वॉक करेंगे तो ये कॉन्फिडेंस के साथ वॉक करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, ब्रिक इरेक्ट ब्रिस्क इरेक्ट वॉक, तो ये भी आपको देख सकते हैं, ये भी सेम कंडीशन है। वो थोड़ा सा डिफरेंस था पिक्चर्स में और क्वेश्चंस में, ब्रिक्स एंड इरेक्ट वॉकिंग था, और ये जो है ब्रिस्क इरेक्ट वॉक, इसका भी आंसर है, ये कॉन्फिडेंस दौड़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस वॉक कर रहे हैं, इनसिक्योर नहीं है, बोर्डरम नहीं है, एकदम कॉन्फिडेंस है। तो ये गेक्चर है, ये सब गेक्चर्स क्या है, गेक्चर्स। तो नेक्स्ट देखें, गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज, गोल्स मतलब लक्ष्य। आपका लक्ष्य जो है किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, गुड और बैड नहीं, आप सही और अच्छा और बुरा नहीं लक्ष्य रख सकते हैं, इनर और आउटर नहीं। आपका जो लक्ष्य होता है वो दो भागों में होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्या है, मान लीजिए किसी से लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, तो वो शॉर्ट टर्म है, कुछ ही सेकंड में आप पेमेंट कर सकते हैं। लोन लेना है, एक दो दिन में आपको लोन मिल सकता है। लेकिन रेंट पर लेना है, आपको किसी चीज को गाड़ी लेना है, रेंट पर रूम लेना है, या कोई भी मोर्टेज पेमेंट मतलब उधारी लेना है किसी से, तो वो आप ले सकते हैं, बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको। लेकिन वहीं पर आपको पेइंग ऑफ, अगर आपको वही कर्ज को लौटाना हो तो लौटाने में सालों लग जाते हैं। कॉलेज का फंड लेना है तो वो उसको भी लौटाने में समय लग जाता है। और आप इंश्योरेंस पेमेंट करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है, उस टाइम लिमिट होता है क्या देखिए, और इस समय तो आप इंश्योरेंस नहीं भरते हैं तो आपका इंश्योरेंस फेल हो जाएगा, होता है कि नहीं। तो वो शॉर्ट टर्म होता है, आपको करना ही होता है। लेकिन एक बिजनेस स्टार्ट करना बहुत समय लग जाता है, एक बिजनेस स्टार्ट करने में। हाउस होल्ड एप्लियंस मतलब घर की कुछ सामानें खरीदनी है, जैसे कि एसी खरीदना है, कूलर खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, तो ये जल्दी खरीदा जाता है। लेकिन रिटायरमेंट की सेविंग्स करने में आपको रिटायरमेंट होना होगा, बहुत साल लग जाते हैं, तब आपको रिटायरमेंट की सेविंग्स मिलती है। वेडिंग, शादी है कि छोटी हो जाएगी, 7 दिन में, 8 दिन में, 1 महीने में शादी हो जाती है। लेकिन आपको एक घर खरीदना होगा तो उसके लिए सालों लग जाते हैं, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना होता है, बड़ा अमाउंट। ट्रैवल करने जाना है आपको तो आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन और इसी तरह से आपका जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म आपको डिस्क्राइब होता है। तो आप देख लीजिए कि आपका जो गोल है, आप देखा लो जो लक्ष्य है, आपका शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, के नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक लक्ष्य तो जरूर होना चाहिए किसी भी ना किसी तरह का। तो ये इसका जो सही आंसर है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में। आपको याद रहेगा कि आपका लक्ष्य क्या है, जो भी लक्ष्य है उसको मत कमेंट कीजिए, आपका लक्ष्य किस प्रकार का, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, ठीक है। गोल्स आर क्लासिफाइड एज, अभी हमने डिस्कस किया था, गोल्स क्लासिफाइड किया था किस में, बिग या स्मॉल, स्मॉल गोल, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गोल, इंपॉर्टेंट या नॉन इंपॉर्टेंट गोल, इस क्या कौन सा गोल, किस तरह का गोल है। तो गोल्स है दो प्रकार से बांटे जाते हैं, वो है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल। 13 देखे, इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन, मतलब किसी के सामने खड़े हैं और फेस टू फेस बातचीत कर रहे हैं, तो उस बॉडी लैंग्वेज का कितना अकाउंट होता है, कितना परसेंटेज होता है। तो देखिए सबसे पहले इनको देखिए, ये जो है अल्बर्ट मेहरबियन है, कौन है, अल्बर्ट मेहरबियन है। इन्होंने एक नियम दिया था, इनका जो नियम था, ये नियम है 7, 8 और 55% रूल। इनका जो रूल था, इनका कहना था कि अगर आप किसी के सामने फेस टू फेस बात करते हैं तो उसमें से 55% बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान होता है,
वो जो बातचीत होता है 55% बॉडी लैंग्वेज से बना होता है, और वही बातचीत में वॉइस की परसेंटेज होती है 38%। और जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, तो हमारा जो वर्ड होता है वो 7% से बना होता है। तो ये 100% होता है। अगर कभी भी किसी से कम्युनिकेट करते हैं फेस टू फेस, तो याद रखिएगा आपका बॉडी लैंग्वेज ज्यादा मैटर करता है। इंटरव्यू में आप कैसे जा रहे हैं, तो आपका बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दिया जाता है। फिर उसके बाद आपकी वॉइस कैसी है, क्या आपके वॉइस में किस तरह के, या आपकी घबराहट है, या आप किस तरह से आप बातें कर रहे हैं, वॉइस। अब वर्ड पर मात्र 7% का ही होता है, 7% ही ध्यान दिया जाता है। तो याद रखिए 7% जो भी बोले वो आप सही से बोले, नहीं तो उसमें से भी आप फंस सकते हैं। तो इसीलिए इंटरव्यू में भी कहा जाता है कि जो भी होना है, सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए ज्यादा, फिर उसके बाद वॉइस पे, फिर आपके जो वर्ड्स यूज करने जा रहे हैं वो भी आपको सही होना चाहिए 7%। तो इसमें जो सही आंसर है, तो बॉडी लैंग्वेज का पूछा गया है, तो बॉडी लैंग्वेज 55% होता है। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए स्पोकन वर्ड अकाउंट्स फॉर, तो आपको जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपका होगा कितना परसेंट, बॉडी लैंग्वेज का ही स्पोकन वर्ड हो जाएगा 7%, वॉइस हो जाएगा 38%। 100% आपका सिर्फ कम्युनिकेशन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज डैश। तो देखिए मोटिवेशन समझिए, मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन मतलब प्रेरणा होता है। तो और मोटिवेशन दो प्रकार का होता है, एक मोटिवेशन होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक होता है और आंतरिक प्रेरणा, और एक्सट्रिंसिक मतलब बाह्य प्रेरणा। अब क्या होता है कि दोनों कैंडिडेट, दोनों बच्चे जो है गेम खेल रहे हैं, और इन जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसके अंदर बाहर की मोटिवेशन से वो खेल रहा है, तो वो उसका जो मोटिवेशन है कि हमको रिवॉर्ड जीतना है, और उसको बाहर का जो पनिशमेंट मिलेगा, जो पनिशमेंट मिलता था उससे बच सके। ठीक है, और इसको पनिशमेंट दिया गया, देखो अगर हार करा है तो बहुत मार मारेंगे इस तरह से, और इसको मिला होगा कि तो ये जरूर खेले और ये जीतेगा, नहीं नहीं मुझे खेलना नहीं तो हमको पीटा आना पड़ेगा। और ये होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इसको किसी तरह का कोई भी पनिशमेंट का डर नहीं है, इसको है कि इसके अंदर से ऐसा प्रेरणा आया कि नहीं हमको जीतना है, और जीत कर मुझे खुशी मिलेगी, ये मेरा बहुत ही फेवरेट गेम है, अगर हम इसको नहीं जीत सकते तो कैसे क्या जीतेंगे, और ये मेरा लक्ष्य है कि हमको जीतना ही है, इसको रिवॉर्ड से कोई चिंता नहीं है। तो ये होता है आंतरिक प्रेरणा। और ये अगर हमारे अंदर आंतरिक प्रेरणा आ जाती है तो बहुत समय तक चलेगी, और हमारे पास बाह्य प्रेरणा रहती है, मतलब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, तो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जैसे ही गेम खत्म मोटिवेशन खत्म, हमारा हमको रिवॉर्ड मिला मोटिवेशन खत्म। तो ये हमारा हुआ गेम के किसी सोशल के लिए, देखो मेरा दोस्त सब मुझको कहने लगे वाह क्या गेम खेलता है, इसके लिए नहीं। ये जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है कि नहीं कि हमको गेम खेल के जीतना है और लोगों का मुंह बंद करना है, इस तरह से होता है, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। लेकिन इंट्रिंसिक मोटिवेशन इस तरह कुछ नहीं होता, आपके अंदर से अनुभूति होती है कि नहीं हम खेलेंगे जीतेंगे और कुछ अच्छा बन पाएगा। तो उस तरह से जो हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो लॉन्ग लास्टिंग है, ना कि शॉर्ट लिव्ड फॉर मनी और रिवॉर्ड, ये सब गलत है। हमारा जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो सिर्फ हमारा लॉन्ग लिस्टिंग है, क्या है, लॉन्ग लास्टिंग है, ये हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15, लिसनिंग टू रेलवे और फ्लाइट अनाउंसमेंट, ठीक है, और टीचर लेक्चर को अगर हम सुनते हैं, ध्यान से समझिएगा, लिसनिंग क्या, लिसनिंग समझिए, लिसनिंग अगर हमने वैसे लिसनिंग का चैप्टर क्लियर कर दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए, देख लीजिएगा लिसनिंग चैप्टर को। लिसनिंग चैप्टर में हम किसी की आवाज को सुनते हैं तो वो लिसनिंग कहलाएगा, कई तरह की आवाजें होती हैं। तो अब यहाँ पर जो बात हो रहा है कि रेल का अनाउंसमेंट या फ्लाइट का जो अनाउंसमेंट होगा, या लेक्चर दे रहे हैं टीचर को, वो किस तरह के लिसनिंग के अंदर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए लिसनिंग होता है 5 प्रकार का। एक होता है आपका डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, एम्फैटिक लिसनिंग, एनालिटिकल लिसनिंग, और ये होता है अप्रेंसिएटिव लिसनिंग। तो सबसे पहला देखिए, इसमें हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप किसी प्लेटफॉर्म में बैठे हुए हैं, आपको हिंदी आती है और आपके बगल में 2 लोग बैठे हुए हैं जिनको तमिल आती है, और तमिल में वो लोग बातें कर रहे हैं, जिसमें एक आदमी है और एक औरत है, दोनों बातें कर रही हैं, आप उनकी भाषा को समझ नहीं सकते हैं, लेकिन उनको ये पता कर सकते हैं उनको देख के, बिना देखे, मतलब मान लीजिए आप देख नहीं रहे, आप सो रहे हैं लेकिन बगल में बातें कर रहे हैं, तो वो लोग आवाज को सुनकर आप ये उनका पता लगा सकते हैं कि
उनका एक जो है वो एक आदमी और एक जो बोल रही है वो एक औरत है। उसी बीच में एक लड़की आती है जिस जो आवाज करते हैं, तो उसके आवाज से सुनकर आप बोल सकते हैं कि वो एक छोटी बच्ची है जिसका उम्र का पता कर सकते हैं कि 10 साल 12 साल की होगी, या और एक लड़की है छोटी सी, तो उसको आप आवाज सुनकर बता सकते हैं बिना देखे हुए। तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। अब देखिए कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग क्या होता है। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग में आपका दिमाग यूज होता है। क्या होता है कि आपको मान लीजिए अनाउंसमेंट हो रहा है, रेलवे अनाउंसमेंट हो रहा है, तो उस समय आपको ध्यान रखा कि मेरी ही ट्रेन तो नहीं है, और हो रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है, तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 कहाँ है, और टीचर लेक्चर दे रहे हैं तो लेक्चर को आप समझ पा रहे हैं। तो ये कॉम्प्रिहेंशन लिसनिंग, आपको दिमाग का यूज करना होता है तो उस समय लिसनिंग में। तो कॉम्प्रिहेंशन लिसनिंग होता है एक मीनिंगफुल मैसेज होता है। क्या होता है? मीनिंगफुल मैसेज। एक होता है इम्फैटिक लिसनिंग। इम्फैटिक लिसनिंग में होता है क्या कि स्पीकर होता है ना जो बोल रहा है, वो एक ऐसा भाषा बोला जिसको आपको हर्ट तक पहुंच रहा है, आप उसकी फीलिंग को समझ पा रहे हैं कि वो क्या बातें कर रहा है। जैसे कहानियों में होता है, कभी कभी कहानियां कोई कहता है तो महाभारत कहता है, रामायण कहता है, तो आप उसकी फीलिंग को समझ सकते हैं। उस तरह की लिसनिंग को हम इम्फैटिक लिसनिंग बोलते हैं। फिर आता है हमारा एक एनालिटिकल लिसनिंग। एनालिटिकल लिसनिंग क्या है, और ये दोनों हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो रेलवे और अनाउंसमेंट का जो लिसनिंग है वो कौन सा लिसनिंग हो जाएगा? कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16, लिसनिंग टू सॉन्ग ओनली टू डिराइव प्लेजर कम्स अंडर। अब देखिए ये लिसनिंग सॉन्ग का जो लिसनिंग है, और सॉन्ग सुन रहे हैं, वो किस तरह का लिसनिंग है। अभी मैंने दो लिसनिंग आपको छोड़ दिया है। ये देखिए इसमें एनालिटिकल लिसनिंग क्या होता है कि अगर जैसे कि आपको अभी चल रहा है कि देखिए कोई भाषण दे रहे हैं, तो उस समय आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, या आपसे भाषण के दौरान किसी को खड़े पूछ सकते हैं, या आपसे ही पूछा जाए कि बताइए अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो आप बोले नरेंद्र मोदी। तो इस तरह से बीच बीच में सवाल पूछा जाता है, और स्पीकर आपसे कुछ सवाल बीच बीच में पूछते रहते हैं, या किसी तरह का रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए ये जो कोविड-19 का रिपोर्ट देख सकते हैं, या अभी तक कितना उछल के कहां तक चला गया है। ये इस तरह से जो आप सुनते हैं इस तरह की बातों को, तो वो होता है एनालिटिकल लिसनिंग कहलाता है। बीच बीच में आपको रिझाने के लिए, आपको स्पीकर जो होते हैं दर्शक को रिझाने के लिए इस तरह का अगर सवाल पूछते हैं, तो उस तरह की लिसनिंग को एनालिटिकल लिसनिंग बोलते हैं। लास्ट आता है अप्रिसिएटिव लिसनिंग। अप्रिसिएटिव लिसनिंग क्या होता है कि आपका अगर कोई पसंदीदा गाना है, या आपका कविता सुनना आपको अच्छा लगता है, भाषण सुनना अच्छा लगता है, ये सब जो होता है अप्रिसिएटिव लिसनिंग होता है। उसके बाद आप कहते हैं वाह क्या गाना है, क्या कहानी लिखा गया है, कहानी कितना अच्छा कहानी लिखा गया है, या कितना अच्छा गीत है, कितना अच्छा भाषण इन्होंने सुना है। इस तरह का अप्रिसिएट करते हैं, क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। तो उस तरह की लिसनिंग को आप कहते हैं अप्रिसिएटिव लिसनिंग। अगर जिस लिसनिंग को सुनकर आप प्रशंसा करने लगे, तो वो लिसनिंग कहलाएगा अप्रिसिएटिव लिसनिंग। तो यहाँ पे देखिए गाना सुनकर आपको कैसा अनुभूति होगी कि वाह कितना सुंदर गाना है, और उसको अप्रिसिएट करेंगे। इस तरह की लिसनिंग को कहेंगे अप्रिसिएटिव लिसनिंग। क्या कहलाएगा? अप्रिसिएटिव। अप्रिसिएटिव क्या है? अप्रिसिएटिव ये है ऑप्शन सी। नीचे कमेंट करते रहिए। मोटिवेशन इज कैटेगराइज्ड इनटू, मैंने मोटिवेशन को दो कैटेगराइज में बताया क्या क्या होता है। एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, और एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो ये दोनों का इसमें दिखाई दे रहा है कहीं, तो ये जो ऑप्शन है करेक्ट है। आपको पता चल गया होगा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है। नहीं मालूम हुआ है तो पिछला क्वेश्चन देख लीजिए, मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 17। 17 का जो आंसर है ए है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है, मोटिवेशन का दो टाइप है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, नॉइज फिजिकल डिस्कम्फर्ट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कम्स अंडर। देखिए ये नॉइज मतलब आवाज, शोरगुल। फिजिकल डिस्कम्फर्ट, अगर आपको फिजिकल किसी तरह का कंफर्ट डिस्कम्फर्ट मतलब आराम नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे। और एक होता है हॉटनेस और कोल्डनेस, गर्मी और ठंडापन की अनुभूति को क्या, वो किसके अंदर आता है, क्या कौन सा बैरियर कहलाएगा। तो पहले सभी बैरियर्स को देख लेते हैं। ये कल्चर बैरियर क्या है?
ये देख सकते हैं यहाँ पे दो लोग हैं, क्या कौन कौन है, यहाँ पे दो लोग हैं। ये हाथ अपना मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अपना सर झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये इनका जो कल्चर में है कि ये कल्चर में आप ये हाथ मिलाना इनका कल्चर नहीं है, लेकिन ये जो है इनका कल्चर है कि कोई भी पर्सन मिलता है तो उनसे हाथ मिलाना है। इस तरह से भारतीय कल्चर में है कि कोई मिलता है तो हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। तो ये कल्चर बैरियर है। दो लोग अगर मान लीजिए अमेरिकन और इंडियन मिलते हैं तो अमेरिकन हाथ मिलाने की कोशिश करेंगे और इंडियंस क्या कहें, अपना हाथ जोड़कर प्रणाम करने की कोशिश करें। तो ये है दो लोगों के बीच का कल्चर बैरियर है। क्या है? कल्चर बैरियर। लैंग्वेज बैरियर क्या है? मान लीजिए भारत के हर एक कोने, वर्ल्ड के हर एक कोने में बहुत से भाषाएं हैं। आप ये भारत में देखिए ना, और बिहार से निकलते हैं, बिहार से निकलकर तमिल की तरफ चलते हैं, तमिलनाडु की तरफ, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाएगी। अब आपको तमिल भाषा समझ में नहीं आएगी तो वहां पर आपका जो बैरियर हो जाएगा, अवरोध उत्पन्न होगा, वो होगा लैंग्वेज का। लैंग्वेज बैरियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रिसेप्शन बैरियर। ये देख सकते, प्रिसेप्शन क्या है ना कि एक ही चीज दो लोगों के पास है, जैसे इनके पास भी बल्ब है और इनके पास भी बल्ब है, लेकिन इनके पास आइडिया है जलाने का, लेकिन इनके पास जलाने का आइडिया नहीं है। इस तरह के जो बैरियर कहलाते हैं वो कहलाते हैं प्रिसेप्शन बैरियर। इनके पास आइडिया नहीं कि बल्ब कैसे जलेगा, बस है बल्ब है लेकिन आइडियाज नहीं है, और इनके पास बल्ब है और ये जला भी नहीं, इनके पास आइडियाज है। ये क्या कहलाएगा? प्रिसेप्शन बैरियर। इन दोनों के बीच के जो बैरियर है वो होगा प्रिसेप्शन बैरियर। नेक्स्ट देखें इन्वायरमेंट बैरियर क्या है। इन्वायरमेंट यही है शोरगुल होना, किसी तरह का हॉटनेस, या आपके बाहर के गर्मी है बहुत, किसी तरह कहीं ठंडी है, इस तरह को इन्वायरमेंट बैरियर बोलते हैं। इसका सही आंसर है इन्वायरमेंट बैरियर। 19 देखिए, राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड। देखिए आप किसी भी भाषा को, किसी भी बात, जब आप वॉइस बोलते हैं तो उस समय आवाज ऊपर जाता है नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर आता है नीचे आता है। इसको क्या बोलते हैं? ये हमेशा देखे होंगे आप, कभी गाना कोई गाता है तो ये आवाजें होती हैं, पिच होती है। क्या होती है? पिच। राइज एंड फॉल, ऊपर जाते हैं नीचे जाती है। तो इसको हम बोलते हैं आवाजों का उतार चढ़ाव बोलते हैं। गाना गाते समय होता है, सारे कोई भी गाना गाता है तो होता है ऊपर नीचे, तो इसको बोलते हैं इंटोनेशन। बोलते हैं इंटोनेशन, बोलते हैं आवाज का उतार चढ़ाव। क्या बोलते हैं? इंटोनेशन। ये वॉवल कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखें 20 नंबर क्वेश्चन। द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन इंडिवोरस इज कॉल्ड। देखिए हमारे एक दिमाग में होता है, एक ही पर्सन के दिमाग में दो लोग होते हैं, एक जो गलत बताते हैं और एक कहते हैं नहीं सही करिए। तो ये सही और गलत का डिसीजन लेना क्या कहलाता है? अगर हमारे दिमाग में एक सही और गलत का, अगर हम गलत का पहचान करना सीख लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एथिक्स। क्या बोलते हैं? ये हमारा आचार विचार है जो हमें सही और गलत को चूज करने में हमारी मदद करता है। इथिक्स होता है, इथिक्स और मोरल। ये हमारे पास जानकारी हो जाता है, आचार विचार होता है कि हम किसी भी सही और गलत का डिसीजन ले सके। क्या हमको ये करने में ये गलतियां होगी, ये अगर ये काम करते हैं तो ये गलती होगी, तो इससे बचने के लिए हमको उसके बारे में समझना होगा, और हमारे पास इथिक्स होंगे और मोरल होगा, इसके बारे में जानकारी होगा, तो हम उस गलत को और सही को करने से बच जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो सी है। व्हाट इज ए ड्रॉबैक ऑफ रोल प्लेइंग। अगर आप खेलते हैं, गेम खेलते हैं, तो खेलते वक्त आपको क्या ड्रॉबैक है, क्या कौन सा रोल और प्ले करते हैं, क्या रोल करते हैं कि आपका वो जो है ड्रॉबैक है, जो कि गलतियां हैं। ड्रॉबैक मतलब आपको गलती नहीं करना है, तो क्या है? खेलते समय आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, ये तो सही है। आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि नहीं हमको जीतना है, कॉन्फिडेंस रखना है कि जीत जाएंगे। डेवलप्स लिसनिंग स्किल, सुनने की क्षमता को बढ़ाना होगा। ये हमारा, ये तो सही है, डेवलप लिसनिंग स्किल्स। अगर आपके कोई जो आपके पास जो है कोई और अनदर प्लेयर्स है और कुछ ही बोलते हैं तो आपको कैप्चर करना होगा, ये डेवलप करना होगा लिसनिंग स्किल्स को। डोंट प्रोवाइड रियल सिचुएशन, ये जो है गलत है। आपको रियल सिचुएशन को प्रोवाइड करना होगा, बताना होगा रियल सिचुएशन को। नहीं करते तो गलत है, यहाँ पे प्रोवाइड रियल सिचुएशन होगा, नहीं तो नहीं है, तो ये ड्रॉबैक है आपका। डेवलप क्रिएटिव प्रॉब्लम्स, गेम खेलते हो बहुत से प्रॉब्लम्स आएंगे, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्रिएटिव माइंड रखना होगा, किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, डोंट प्रोवाइड रियल सिचुएशन। गेम खेलते वक्त ऐसा नहीं करना चाहिए।
What should come next after selecting the solution in problem solving process? अगर आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उसके प्रोसेस में आपको क्या करना चाहिए नेक्स्ट आफ्टर सेलेक्ट, और अगर आप सोल्यूशन को सेलेक्ट कर लेते हैं, आप मान लीजिए आपके पास एक प्रॉब्लम आया हुआ है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, आपने क्या किया कि उसको सॉल्यूशन आपको मिल गया, बहुत सारे सॉल्यूशन मिले जिसमें से एक सॉल्यूशन आपने सेलेक्ट कर लिया, तो आप उस सेलेक्ट कर लिया सॉल्यूशन को, तो आप उसके बाद क्या करेंगे? अब क्या अल्टरनेटिव देखेंगे? आपने जब सेलेक्ट कर लिया तो क्या अल्टरनेटिव देखेंगे? उसका अल्टरनेटिव मतलब दूसरा दूसरा प्रॉब्लम सॉल्यूशन देखेंगे? तो नहीं, एक देख लिए, सेलेक्ट कर लिया, अब क्या रूट कॉज एनालिसिस, अब क्या एनालिसिस करेंगे? नहीं, बस आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, अब क्या प्रॉब्लम को फिर से चेक करेंगे? नहीं, अब क्या करेंगे? इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन, अब उस सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करेंगे और हम सॉल्यूशन को सॉल्यूशन शुरू करेंगे और प्रॉब्लम को खत्म करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट काम होगा, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो और हम उसका सॉल्यूशन को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हमको इंप्लीमेंट करना होगा सॉल्यूशन को, तभी तो प्रॉब्लम खत्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, विच फैक्टर हेल्प टू मोटिवेट पीपल? आदमी को मोटिवेट करने के लिए कौन सा फैक्टर है? तो देखिए, लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ डायरेक्शन या लैक ऑफ नर्वसनेस। तो देखिए, माइकल जॉर्डन ने लिखा हुआ है कि बीइंग नर्वस इज नॉट बैड। अगर आप नर्वस होते हैं तो गलत नहीं है, इट जस्ट मीन्स समथिंग। अगर आप कहीं पर भी नर्वस हो रहे हैं तो नर्वस हो रहा है तो इसका ये कोई बुरा नहीं है, इसका मतलब है कि आप बहुत ही कुछ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं, तभी आपको नर्वस हो रहा है, तो उस नर्वस के बाद जो काम होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो ये जो मोटिवेशन है आपको हेल्प करेगा, कब हेल्प करना है? जब वो नर्वस होने लगे तो उसको मोटिवेट करना होगा, क्योंकि वो नर्वस हो रहा है, तो क्योंकि आगे कुछ काम करने जा, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने जा रहा है, तो उसको मोटिवेट करने की आवश्यकता है। 13 का डी जो है वो सही आंसर है। तो याद रखिएगा कि आप नर्वस हो रहे हैं तो वो बुरा नहीं है कि आप नर्वस हो रहे हैं, कहीं भी आप सेमिनार में जा रहे हैं, कहीं पे आप ग्रुप पे खड़े बोलना है, आप आगे स्टेज पे जाके बोलना है, तो नर्वस हो रहे हैं तो नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। और नर्वस हो रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है कि क्या इम्पोर्टेंट है? बहुत ही कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है कुछ, क्योंकि आपने आज के पहले कभी स्टेज पर नहीं गया और एक बार चले गए, उसके बाद आपकी सारी नर्वसनेस खत्म हो जाएगी। 24 क्या है? विच वन इज 3 Ps ऑफ पब्लिक स्पीकिंग? पब्लिक स्पीकिंग मतलब पब्लिक के बीच में, ये तीन ऐसा चीज क्या है जो हमें याद रखना होगा। देखिए, अगर आप पब्लिक के बीच जब जाते हैं बोलने तो सबसे पहले आपको प्रिपेयर होना होगा, प्रिपेयर करना होगा कि हमको क्या बोलना है, एक बार प्रैक्टिस भी करना होगा और फिर उसके बाद परफॉर्म करेंगे। अगर ये 3 PS आपके अंदर है तो आप कर पाएंगे, किसी भी स्पीकिंग को कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आप लोगों के बीच से जाके बोलना है, आपको डर लगता है, तो सबसे पहले आप प्रिपेयर कीजिए, फिर उसके बाद कुछ एक दो बार तीन बार चार बार प्रैक्टिस करिए, तब उसके बाद वेल प्लेयर्ड हो जाएंगे और परफॉर्म कर पाएंगे। इसका सही आंसर है बी है, प्रिपेयर प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। कि कभी भी आपको स्पीकिंग करना पब्लिक के बीच में, 10 लोगों 20 लोगों के बीच में, स्टेज पर कहीं पर भी बोलना है, तो आपको उसके लिए सबसे पहले प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर परफॉर्म कीजिए। ये नहीं कि चलो चल क्या है तो स्टेज पे चलो चलते हैं, इस तरह से करने पे आपको पब्लिक स्पीकिंग में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। तो पहले आपको प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, परफॉर्म कीजिए। नेक्स्ट आता है 25, विच वन इज ए डूज फॉर इंटरव्यू एटिक्यूट? इंटरव्यू के समय कौन सा आचरण जो है करने चाहिए? क्या नर्वस होना चाहिए? नहीं। इनफॉर्मल ड्रेस? नहीं। इनफॉर्मल मतलब ये देखिए, जो कैंडिडेट है इनको तो पहचानते ही होंगे आप लोग, ये देखिए ये है फॉर्मल ड्रेस में गए हैं। क्लेम अप्रोच या एक्सक्यूसिव गेस्चर ये नहीं होना चाहिए, ये क्लेम अप्रोच करना चाहिए। एक्सक्यूसिव गेस्चर मतलब हाथ उठाना या किस तरह से आंख दिखाना, या ये गेस्चर्स होते हैं, इशारे करना, जो कि नहीं करना चाहिए। जो इंटरव्यू में क्या होता है, एक अच्छा जो एटिक्यूटी है वो है क्लेम अप्रोच। 26, विन वॉच इज ए डोंट इन इंटरव्यू एटिकेट? तो देखिए, इंटरव्यू में क्या नहीं करना चाहिए, तो देखिए कॉन्फिडेंट होना चाहिए, एकदम कॉन्फिडेंट, जो कि ये है एकदम कॉन्फिडेंट है, आई वाज ए गुड स्टूडेंट। देखिए, ड्रेस अप्रोप्रिएटली, ड्रेस सही से पहन के आना है, फॉर्मल ड्रेस पहन के आना है, प्रॉपर आई कांटेक्ट, जो कि देखिए देख सकते हैं इनका आई एकदम आई कांटेक्ट कर रहे हैं, ये भी आपको होना चाहिए। लेकिन लाई अबाउट योर एबिलिटी टू गेट जॉब, जॉब पाने के लिए आपको
झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। क्यों? जॉब लेते समय आपको जो भी एबिलिटी है वो सही बताइए। शायद आपको 10 या 12 बार तो कितनी बार भी जाना पड़े जॉब देने, लेकिन झूठ बोलकर नहीं जाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये इंटरव्यू का ये एटिक्यूटी है कि अगर आप झूठ बोल के जाएंगे तो आपको आगे चल के बहुत ही परेशानी झेलना पड़ेगा। 27 देखे जाए, विच वन ये बैरियर टू स्पीकिंग, स्पीकिंग करने समय क्या है जो बैरियर है, रुकावट है, कौन सा जो बातचीत करते समय या स्पीकिंग करते समय आपको बैरियर देता है? वो है क्या पुअर लिसनिंग है? नहीं। वो है लैक ऑफ टाइम? नहीं। वो है नर्वसनेस, स्पीकिंग करते समय नर्वस होते हैं तो वो आपका एक बैरियर है। ठीक है, इसका सही आंसर है नर्वसनेस। नर्वसनेस को खत्म करना हो, हर एक जगह आपको नर्वसनेस होते समय आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तो नर्वसनेस हटाना है, बहुत जरूरी है। 28 विच वन इज अ डू इन इंटरव्यू एटिक्यूटी, इंटरव्यू में बहुत से लोग जाते हैं लेकिन सेलेक्टेड बहुत कम लोग होते हैं, तो हमें क्या करना हो कि इंटरव्यू में सब सेलेक्टेड हो जाए। तो देखिए, इंटरव्यू के लिए ड्रेस टू कैजुअली, या लाई अबाउट एबिलिटी टू गेट जॉब, या बी कॉन्फिडेंस, ये देखिए ये नहीं चाहिए, ये लाई भी नहीं करना है, झूठ भी नहीं बोलना है। टू एक्सेसिव इन गेक्चर नहीं, ये भी गेक्चर भी नहीं, इशारे भी नहीं करना है। आपको कॉन्फिडेंट होना है, क्या एकदम कॉन्फिडेंट होना है, एकदम हो जाएगा। बी कॉन्फिडेंट, इंटरव्यू दे देते समय एकदम कॉन्फिडेंट से जाइए, फॉर्मल ड्रेस पहन के जाइए, झूठ मत बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 विच वन ये गुड कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन इसमें से कौन सा है बताइए? मैसेज इज क्लियर और डायरेक्ट, जब भी किसी से बात कीजिए उसका मैसेज जो है, आप जो भी बात बता रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए और डायरेक्ट उसको पता होना चाहिए, ये सही है गुड कम्युनिकेशन। मैसेज इज एम्बिशियस मतलब अस्पष्ट, मैसेज अस्पष्ट है तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा, ये तो गलत है प्रॉपर से। सेंडर अटैक रिसीवर, अब एकदम जैसे कहीं न्यूज में देखे होंगे, एकदम अटैक होता है, एकदम बात होता है, लगता है कि अब वो अभी नहीं अभी अभी अटैक ही हो जाएगा। सेंडर इस तरह से बातचीत नहीं होना चाहिए। रिसीवर डज नॉट लिसन टू सेंडर, अब रिसीवर जो है बातचीत हो रहा है, दो लोग होते हैं सेंडर रिसीवर, ये जो सेंडर होते हैं बात कर रहे हैं ये उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बोलने दो आपको क्या, तो ये जो है गलत है। इसे सिर्फ हमारा जो कम्युनिकेशन का सही तरीका जो है क्लियर और डायरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? ए है। किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो जो भी मैसेज क्लियर और डायरेक्ट होना चाहिए। 30 देखिए, विच वन इज एन ईमेल एटिक्यूट, ईमेल क्या है? ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑनलाइन मैसेज भेजना। तो क्या करना है, ईमेल को कैसे रखना है? क्या कीप कीप ईमेल शॉर्ट, ईमेल छोटा रखना चाहिए। सेंड वायरस इन्फेक्टेड मेल, क्या आप किसी को वायरस भेजेंगे? चाइना से है? नहीं। फॉरवर्ड फॉल्स मैसेज, तो ये भी नहीं, फॉल्स मैसेज नहीं भेजना है, ये आपको दिक्कत हो सकता है। यूज ऑल कैप्स और ऑल स्मॉल लेटर इन ईमेल, नहीं, ईमेल को प्रॉपर सेंटेंस केस में लिखना है, ये नहीं कि एक है पूरा लिखते सिर्फ कैपिटल में या सिर्फ सारा का सारा स्मॉल, नहीं, एक सिंपल सेंटेंस लिखना है जो कि छोटा हो और सेंटेंस केस में होना चाहिए, जो कि सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक मेल। 31 देखिए, विच वन इज कंसिडर्ड टू बी ए गुड कम्युनिकेशन, इसमें कौन सा है जो अच्छे कम्युनिकेशन के लिए कंसिडर किया जाता है? देखिए, कम्युनिकेशन में दो लोग होते हैं, एक सेंडर होते हैं और एक रिसीवर। सेंडर जो होते हैं अपनी बात को भेजते हैं और एक रिसीवर जो होते हैं अपनी बात को रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद फीडबैक देते हैं कि जैसे मान लीजिए आप कहते हैं देखिए कि देखिए कि क्या है कि आजकल कोरोना बढ़ रहा है, तो ये आप कहे कि हाँ बढ़ रहा है, ये फीडबैक देंगे कि हाँ हाँ ठीक है, इस तरह से ये सेंडर और रिसीवर की बातचीत होगी। तो इसमें देखिए क्या है कि विच वन कंसेप्ट गुड कम्युनिकेशन क्या है, तो हमने अभी देखा कि मैसेज ही एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब अस्पष्ट होता है। सेंडर इज पॉजिटिव टू यार्ड रिसीवर, ये होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, सेंडर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए रिसीवर के पक्ष में, यानी कि निगेटिव नहीं होना चाहिए। सी देखिए, रिसीवर डज नॉट लिसन टू सेंडर, ये भी नहीं होना चाहिए, सेंडर को रिसीवर को सेंडर की बातें सुननी चाहिए। सेंडर अटैक रिसीवर, ये भी नहीं होना चाहिए, जो सही है सेंडर इज पॉजिटिव टू यार्ड रिसीवर, इसका सही आंसर है बी है। 32 देखिए, विच वन इज कंसिडर टू ए पुअर कम्युनिकेशन, बहुत ही बुरी जो कम्युनिकेशन है उसके लिए क्या है इनमें से? तो देखिए, मैसेज इज एम्बिशियस अस्पष्ट, ये सही है, अस्पष्ट एम्बिशियस है।
ये बहुत ही बेकार कम्युनिकेशन है। मैसेज इज क्लियर और डायरेक्ट, ये तो सही है ना, मैसेज क्लियर है तो ये तो सही है, पुअर थोड़ी ना है, ये अच्छा कम्युनिकेशन है, गुड कम्युनिकेशन है। रिसीवर इज ओपन टू लिसन, रिसीवर जो है सुनने के लिए तैयार है, ये भी सही है, गुड कम्युनिकेशन है। सेंडर इज पॉजिटिव टू यार्ड रिसीवर, ये भी गुड कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। तो पुअर यानी बैड कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। मैसेज इज एम्बिशियस मतलब अस्पष्ट, मैसेज अस्पष्ट है, तो क्या फायदा सुनकर। विच वन इज नॉट बेनिफिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, देखिए एक आदमी दूसरे आदमी से बातचीत कर रहा है जो कि लिखित नहीं है, बोलकर ही सिर्फ बातें हो रही है, वो ओरल कम्युनिकेशन होता है। कभी कभी आपको ओरल टेस्ट भी होता है, आपको बोल दिया जाता है, कोई कुछ भी पूछा जाता है कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अब मुंह से खड़ा कर पूछा जा रहा है तो वो ओरल एग्जाम हो गया, ओरल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। और किसी से खड़े और बातचीत करना है तो ओरल कम्युनिकेशन होगा। ओरल टेस्ट भी होता है, ऐसे ही आपको बिना लिखित उसको एग्जाम देना होता है। तो ये ओरल कम्युनिकेशन जो होता है जल्द, इट इज क्विक, ये बहुत जल्दी होता है, लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं, जो भी है साफ बोलो खत्म करो। इट इज फॉर रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड होता है नहीं है इसमें। ओरल कम्युनिकेशन के दिक्कत क्या है, दिक्कत है कि वो रिकॉर्ड नहीं रख सकते। इट इज डायरेक्ट, ये डायरेक्ट होता है। फीडबैक इट इमीडिएट, उसी समय फीडबैक आपको मिल जाएगा। जैसे आपको अभी हम बताएं फीडबैक क्या होता है, कि मान लीजिए किसी से कुछ बोलते हैं और अच्छा लगा तो हाँ बोलता है, ना बोलता है, फीडबैक आपको दे देता है कि उसी समय इमीडिएट, मतलब उसी समय आपको फीडबैक मिल जाए। तो बेनिफिट क्या नहीं है, ओरल का बेनिफिट नहीं है कि आप रिकॉर्ड नहीं रख सकते। अगर आपसे कहा कि मान लीजिए एक कैंडिडेट है, इन्होंने कहा कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, और इन्होंने कहा ठीक है हम दे देंगे, दे दिए, फिर बाद में कहा कि हमको दो, तो क्या क्यों, आपने कहा था, कहा था, रिकॉर्ड ही नहीं कुछ। ये है ओरल कम्युनिकेशन का दिक्कत होता है, ठीक है। रिकॉर्ड नहीं रख पाते हैं ओरल कम्युनिकेशन, बाकी सब जल्दी जल्दी होता है, लेकिन रिकॉर्ड मैटर ही नहीं करता है ओरल कम्युनिकेशन में। 35 देखिए, विच वन इज नॉट एन आर्टिकल, आर्टिकल कौन सा नहीं है, आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। इन जो है प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन। सही आंसर है सी है, जो कि सी है, आर्टिकल नहीं है, यह है प्रीपोजिशन। Which one not element of 3PS speaking? अब देखिए 3PS ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के बारे में हमने पिछले डिस्कस कर लिया, तो इसका जो सही जवाब है वो है पोजेस। पोज नहीं मारना है, हमको प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करना है, फिर परफॉर्म करना है, लेकिन पोज नहीं लेना है। ये जो सही आंसर है पोज, ये 3PS पब्लिक स्पीकिंग का एलिमेंट नहीं है। 37 देखा जाए, विच वन नॉट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक टू अचीव सक्सेस। अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपको कमिटमेंट करना हो। कमिटमेंट के बारे में हमने बताया आपको, कमिटमेंट बहुत ही जरूरी है, इंटीग्रिटी बहुत जरूरी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन कभी भी सक्सेस पाने के लिए अनैतिक कार्य मत कीजिएगा। अनैतिक कार्य मतलब अनएथिकल वर्क, अनएथिकल वर्क मत कीजिएगा, क्योंकि अनएथिकल वर्क करने से जितनी जल्दी सक्सेस मिलती है उतनी जल्दी आपको नीचे भी गिरा देती है। तो याद रखिए, अनएथिकल को हटाकर इथिकल वर्क करिए, इससे आपको सक्सेस थोड़े देर से मिलेगी, लेकिन बहुत देर तक चलेगी सक्सेस। ये तो सही आंसर है 37 का डी है, जो कि अनइथिकल वर्क्स किसी भी सक्सेस को पाने के लिए जरूरी नहीं है। Which one is not the outcome of positive attitude? देखिए पॉजिटिव एटीट्यूड लाने के लिए एंथुइज्म नहीं आ सकता है, क्रिएटिविटी है, लेकिन बोर्डरम, उदासी से आप पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं ला सकते। आप बैठ के उदास है, इससे आप बोर्डरम, ये उदासी से आप पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर नहीं आ सकता है। आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए, आपके अंदर क्रिएटिविटी माइंड होना चाहिए, एंथुसियाज्म होना चाहिए, लेकिन उदासी नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर है सी है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज द लेटेस्ट एंड इफेक्टिव मींस ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन। मॉडर्न कम्युनिकेशन की बात करें तो मॉडर्न कम्युनिकेशन फैक्स नहीं चल रहा है, ये बंद हो चुका है, मतलब अभी भी है लेकिन ये बहुत कम यूज होता है। पोस्टल मेल भी नहीं यूज होता है, मैसेज थ्रू टीवी के द्वारा भी कम हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला है वो है ईमेल। क्या है, ईमेल। ईमेल बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, सी है। आप, ये लास्ट क्वेश्चन था,
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम डाउट सेशन बना लेंगे। जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा उस क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। और टेस्ट होने वाला है, टेस्ट होगा जैसे ही मॉड्यूल सारा कंप्लीट होगा तो टेस्ट होगा। तो टेस्ट के लिए प्रिपेयर कीजिए और सारे क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए और समझिए। हर क्वेश्चन को समझ नहीं आता है तो आपको फिर से रिपीट कर सकते हैं। और जो टेस्ट में आपको भाग लेना होगा, टेस्ट में आपको सर्टिफिकेट्स मिलेगा जो भी कैंडिडेट भाग लेंगे और जो भी कैंडिडेट पास होंगे। तो इस मॉड्यूल में देखेंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल में आपको एंटरप्रेन्योरशिप देखिए जाएगा। इसको आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट करिए और आपको मिल जाएगा ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का। उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अनिल साइटी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर नहीं करते हैं तो आपको इस तरह लेटेस्ट अपडेट आपको छूट जाएगा। और अनिल साइटी चैनल पर कोई भी वीडियो मिस करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।